दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A। मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम लोग जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो शेयर स्टील के जितना मजबूत है। स्टील कितना मजबूत होता है? स्टील मतलब लोहा। वो स्टील कितना मजबूत है उतना ही मजबूत दोस्तों ये शेयर है। और शेयर का नाम आपने गेस किया रहेगा। शेयर का नाम है दोस्तों टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आज हम लोग दोस्तों टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। टाटा स्टील का FY23 का मतलब करंट ईयर का Q1 का परफॉर्मेंस कैसे आ सकता है ये हम लोग थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। उनका रिजल्ट्स अभी आना है 25 तारीख को उनके रिजल्ट्स ड्यू है। ये महीने के 25 तारीख को Q1 के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन उनके जो मैन्युफैक्चरिंग के फिगर्स है, उनके जो डिस्पैचेस के जो फिगर है स्टील के, वो फिगर्स उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं। तो उससे हम लोग एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Q1 में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। एंड देन हम लोग मार्च एंड का जो उनका फिगर्स था, मेनली उनका P&L वो देखेंगे। देन उनका कैश फ्लो का पोजीशन देखेंगे। फिर उनका प्रॉफिटेबिलिटी का भी पोजीशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मार्च 2022। दोस्तों ये कंपनी का फंडामेंटल्स जानने के लिए हमको उनका पूरा पिछले साल का फिगर्स देखना भी ज़रूरी है। देन अलॉन्ग विथ मी यू ऑल्सो विल गेट कन्विंस कि ये टाटा स्टील का जो शेयर है वो सही में स्टील के जितना मजबूत है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि टाटा स्टील इतना बड़ा कंपनी है, इतने उसके अच्छे अच्छे पैरामीटर्स है, इतनी अच्छी चीज़ें टाटा स्टील के बारे में बताने के लिए है कि ये 15-20 मिनट में ख़त्म नहीं होगा। तो ये 25 मिनट के ऊपर दोस्तों वीडियो जाएगा। जिसको पॉइंट बाय पॉइंट देखना है तो दोस्तों मैंने वीडियो में मार्कर्स डाले हुए हैं। हर एक मार्कर में क्या कंटेंट है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अगर किसी को स्किप करना है बीच में, अगर किसी को सीधा कंक्लूजन्स पे जाना है, या किसी को सीधा कैश फ्लो एनालिसिस देखना है, या किसी को सीधा प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, या किसी को सीधा FY23 का मेरा क्या एनालिसिस है वो अगर देखना है, तो बेस्ड ऑन दोज मार्कर्स आप स्किप करके भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये 10-15 मिनट में करने जैसा वीडियो नहीं है, तो नेचुरली इसको 25 से 30 मिनट मुझे लगेंगे। दोस्तों जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है मेरा और एक सीरीज़ चालू है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वालिटी स्टॉक, जिसमें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ये जो शेयर है टाटा स्टील का, ये उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, अच्छा शेयर कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज विच देन डिसाइड्स कि ये शेयर सही में अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का है या ट्रेडिंग कैटेगरी का है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, टाटा स्टील के बारे में जानते हैं। दोस्तों टाटा स्टील का इंडिया में अभी 2 लिस्टेड एंटिटीज़ है, एक है टाटा स्टील लिमिटेड और दूसरा है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। टाटा स्टील का दोस्तों यूरोप में भी बहुत अच्छा कारोबार है और छोटा कारोबार उनका थाईलैंड में भी है। तो वी कैन से दैट टाटा स्टील इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी। अभी दोस्तों उनका Q1 का करंट ईयर का हम लोग थोड़ा फिगर्स देखते हैं। टाटा स्टील का जो प्रोडक्शन हुआ है दोस्तों, ये सब फिगर्स जो है वो मिलियन टन्स में है। तो टाटा स्टील इंडिया इंक्लूडिंग टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट 4.92 मिलियन टन्स का उनका मैन्युफैक्चरिंग ये Q1 में हुआ है। विथ रिस्पेक्ट टू Q4 ऑफ FY22 एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू Q1, दोस्तों Q1 से अगर कंपेयर करेंगे तो देन द मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑलमोस्ट 8 to 10% हायर। But if we compare with Q4, then manufacturing is at almost at the same level. लेकिन दोस्तों अगर हम लोग उनका डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो here we can see that there is a substantial drop in the delivery volume with respect to Q4. That means March 22 एंडिंग का जो क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में करंट ईयर का जो Q1 है उसमें there has been a substantial drop. But this drop seems to be a seasonal drop. बिकॉज अगर प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करेंगे देन द ड्रॉप इज़ नॉट दैट मच। एंड ये जो ड्रॉप हुआ है दोस्तों, ये ड्रॉप अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा कर्टेलमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने लगाया है। गवर्नमेंट ने वो इसलिए लगाया था क्योंकि डोमेस्टिक मेटल प्राइसेस वेयर इंक्रीजिंग सब्सटेंशियली। तो डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट्स कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 15% टैक्स लगाया था। उसके वजह से
टाटा स्टील का भी लाइक अदर मेटल कंपनीज थोड़ा एक्सपोर्ट्स कम हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन ओवरऑल सेल्स ऑफ ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम्स ऑफ टाटा स्टील। अभी दोस्तों टाटा स्टील का प्रीवियस ईयर का जो परफॉर्मेंस था उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसका थोड़ा फिगर्स समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों टाटा स्टील, अकॉर्डिंग टू मी टाटा स्टील इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी हैविंग गुड फंडामेंटल्स। टाटा स्टील के बारे में दोस्तों कभी भी निगेटिव न्यूज़ हमने पढ़ा नहीं रखा, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा है। टाटा स्टील के बारे में कभी भी अभी तक पिछले 5-10 सालों में दोस्तों निगेटिव न्यूज़ हमने नहीं सुना है। जो भी हम लोग सुनते हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ ही हमेशा आता है। टाटा स्टील ने, टाटा ग्रुप ने सोसाइटी के लिए ये किया, टाटा स्टील ने गवर्नमेंट के लिए ये किया, टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये किया। तो टाटा स्टील नाम सुनने के बाद ही दोस्तों एक पॉजिटिविटी का फीलिंग आता है अकॉर्डिंग टू मी। टाटा ग्रुप ही पूरा ऐसा है कि टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही पॉजिटिविटी का एक वेव आ जाता है। तो दोस्तों सम ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट टाटा स्टील जो अभी न्यूज़ में है, एक है टाटा स्टील हैज़ साइंड MOU विथ BHP टू एक्सप्लोर लो कार्बन आयरन एंड स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। दोस्तों ये BHP मतलब ये BHP एक ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, फाउंडेड इन 1885 एंड उसका नाम है ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी कंपनी लिमिटेड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक रिनाउंड कंपनी है। तो उनके साथ में टाटा स्टील ने लो कार्बन आयरन एंड स्टील मेकिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एग्रीमेंट किया है एंड वेरी सून द मैन्युफैक्चरिंग विल स्टार्ट इन इंडिया। टाटा स्टील हैज़ ऑल्सो completed द एक्विजिशन ऑफ नीलाचल इस्पात निगम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों ये अच्छे न्यूज़ बहुत है, लेकिन उसमें से टिपिकल 2 या 3 न्यूज़ मैंने उठाया है विच वुड हैव अ सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ टाटा स्टील। एंड उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है टाटा स्टील फोकस ऑन ग्रोथ विथ एन आई ऑन डेट रिडक्शन। मतलब टाटा स्टील का जो लोन है, टाटा स्टील का जो कर्जा है, दैट टाटा स्टील इज गोइंग टू फोकस ऑन ग्रोथ अलॉन्ग विथ रिडक्शन इन इट्स डेट एंड लोन। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर फ्यूचर। दोस्तों अगर हम लोग FY22 का Q4 का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो उसमें ऑल अदर फिगर्स आर क्लियरली विजिबल, कहाँ पे कितना बढ़ा है और कहाँ पे कितना कम हुआ है। लेकिन दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जब भी मैं बोलता हूँ तो उसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो है फाइनेंस कॉस्ट एंड एडजस्टेड EBITDA। तो ये दोस्तों ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये फाइनेंस कॉस्ट इज़ नथिंग बट द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट दैट कंपनी हैज़ टू पे ऑन द लोन टेकन। तो ये अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे तो सेम क्वार्टर FY21 में 1866 करोड़ था, दैट हैज़ कम डाउन टू 1099 करोड़। देयर इज़ अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन द इंटरेस्ट कॉस्ट। अभी इंटरेस्ट कॉस्ट में ड्रॉप है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कंपनी हैज़ रीपेड द डेट सब्सटेंशियली आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था कि कंपनी का डेट कितना होना चाहिए, डेट इतना ही होना चाहिए जितना कंपनी वो डेट सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए EBITDA इज़ क्लोज टू 20,000 करोड़ एज अगेंस्ट दैट फाइनेंस कॉस्ट इज़ जस्ट 1,100 करोड़। और जब भी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, आगे के स्लाइड देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़्यादा है टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द लोन रीपेमेंट। तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जस्ट टू कंक्लूड ऑन दिस स्लाइड इज़ फाइनेंस कॉस्ट विज़ाविज़ EBITDA। EBITDA इज़ ऑलमोस्ट 20 टाइम्स द फाइनेंस कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों कैश फ्लो देखते हैं। जैसा मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि कैश फ्लो फॉर द कंपनी एंड कैश फ्लो आल्सो फॉर अस इज़ लाइक ऑक्सीजन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही दोस्तों कैश फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट करता है वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो इज़ नथिंग बट जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, कैश फ्लो इज़ आवर प्रॉफिट प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल इज़ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो FY22 का जो रिपोर्टेड EBITDA था वो था 63,830 करोड़। उसमें दोस्तों 9,618 वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट जो है
वो ये साल में निगेटिव मूवमेंट है। दैट मीन्स उनका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है विथ 9618। दिस इंक्रीज इज इन लाइन विद द इंक्रीज इन द रेवेन्यू। रेवेन्यू सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है इन FY22। तो जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होता है दोस्तों, वैसे इन्वेंट्री में इंक्रीज होता है, वैसे डेटर्स में इंक्रीज होता है, वैसे अदर करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है। सो नेचुरली वर्किंग कैपिटल का ये जो इंक्रीज है दैट इज़ इन लाइन विथ उनका इंक्रीज इन द रेवेन्यू। फाइनेंस कॉस्ट, दिस इज़ द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट फॉर द कंप्लीट ईयर 4348, वो चला गया प्रॉफिट में से। फिर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो चले गए 11,902 रुपीज़ के। फिर नॉन कैश एक्सपेंस जो दोस्तों वो ऐड बैक होता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या है, मेजरली डिप्रिसिएशन होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट रहता है कंपनी का, जो फिक्स एसेट रहता है, उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो कैश फ्लो में ऐड बैक होता है, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। देन कंपनी ने 3000 करोड़ का डिविडेंड का पेमेंट किया। और जो कंपनी का जो कैपेक्स है इन इन्वेस्टमेंट्स, इन फिक्स एसेट, इन इनोवेशन, दैट इज़ क्लोज टू 10,500 करोड़। तो ये एबिटा माइनस वर्किंग कैपिटल माइनस फाइनेंस कॉस्ट माइनस टैक्सेस पेड प्लस नॉन कैश एक्सपेंस माइनस डिविडेंड माइनस कैपेक्स इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो फॉर FY22। दिस फ्री कैश फ्लो इज क्लोज टू दोस्तों 27,200 करोड़। This 27,000 is substantial when we compare a capex of close to 11,000 rupees, taxes 12,000 crore rupees, and also change in working capital almost close to 10,000 crores. ये 10,000, ये 11,000 और ये 10,000, ऑलमोस्ट 31,000 इधर ही चला गया। फिर भी कंपनी हैज़ एंडेड अप विथ 27,000 करोड़ पॉजिटिव कैश फ्लो। अभी दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल्स डिसाइड करने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हाउ कंपनी इज़ मैनेजिंग टू रीपे द डेट। कंपनी अपना कर्जा कितने फास्ट पे कर रही है और कैसे पे कर रही है और कहाँ से पे कर रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियर वी कैन सी डेट रीपेमेंट कंपनी हैज़ पेड इन लास्ट 12 months क्लोज टू 15,232 करोड़। ठीक है, नेट डेट टू एबिटा इज एट जस्ट 0.8। दैट मीन्स अभी जो नेट डेट है और जो कंपनी एबिटा कमाती है उसका जो रेशो है दैट इज़ जस्ट 0.8। इसका मतलब दोस्तों अगले साल में अगर कंपनी ने जस्ट एज्यूम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट नया नहीं किया एंड देयर इज़ ऑल्सो नो चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, तो जितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उससे कंपनी विल बी एबल टू पे द एंटायर डेट। इतना दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट का क्वांटम है। तो देखते हैं मार्च 21 में कंपनी का डेट कितना था, 88,501 करोड़। उसके सामने दोस्तों 15,233 करोड़ कंपनी ने पे किया। कुछ उनका डेट फॉरेन करेंसी में भी है, तो उसके वजह से INR में डेट में देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 1,900 करोड़। तो दोस्तों ये एडलेस करने के बाद मतलब जो ओरिजिनल डेट था उसके सामने जो पे किया और जो एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से ऐड हुआ, देन वी कम टू ग्रॉस डेट। तो मार्च 22 में उनका ग्रॉस डेट था 75,561। उसके सामने दोस्तों कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं कैश एंड इक्विवेलेंट्स। ये जो फिगर है उनका वो है 24,513। दैट मीन्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ कंपनी डिसाइड सो 24,500 रुपया तुरंत एक सेकंड में कंपनी बैंक को पे करके अपना डेट कम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कैश, बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कैश एंड इक्विवेलेंट। वो अगर माइनस करेंगे दोस्तों तो नेट डेट जो कंपनी का है एज ऑफ मार्च 2022 वो है 51,000 करोड़। और उसके सामने हमने दोस्तों साल का एबिटा जो देखा पिछले स्लाइड में, दैट वाज क्लोज टू 64,000। दैट मीन्स इवन फॉर अ सिंगल ईयर द अर्निंग इज मच हायर दैन द करंट आउटस्टैंडिंग डेट। तो ये कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों कि आगे के 2 से 3 साल में अगर यही हिसाब से कंपनी ने डेट का रीपेमेंट किया एंड अगर प्रॉफिट मार्जिन सेम परसेंटेज पे रहता है तो इन नेक्स्ट 2 to 3 years टाटा स्टील वुड बी अ डेट फ्री कंपनी। बाकी के की पैरामीटर्स देखते हैं दोस्तों। अगर कोई मोबाइल पे ये मेरा वीडियो देख रहा है तो उनको ये फिगर्स ठीक से दिखाई नहीं देंगे, तो मेरे कमेंट्री के ऊपर ध्यान देना और ये जो लाइन का जो मूवमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना। ये है दोस्तों एबिटा मार्जिन का लाइन।
तो EBITDA मार्जिन अगर हम लोग FY18 से देखेंगे तो FY18 में जो 17.2 था वो FY22 में इट हैज़ गॉन अप टू 26.2%। और ये जो EBITDA मार्जिन जो ऊपर गया है ना दोस्तों, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक तो है इनोवेशन, जैसा हमने पहले वाले स्लाइड में देखा, एक कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विथ BHP कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू एक्सप्लोर लो कार्बन आयन एंड स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। जैसे दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में आते जाएगा ना, जैसे जैसे एडवांस प्रोडक्ट ये टाटा स्टील बनाती जाएगी, जैसे जैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती जाएगी दोस्तों, ऐसे सब प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो हम लोग इंक्रीज देख रहे हैं 26.2% फ्रॉम 17.2%, दैट इज़ ड्यू टू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मेरे हिसाब से ये लाइन आगे भी ऐसा टुवर्ड्स नॉर्थ जाते रहेगा। EBITDA पर टन इन रुपीज़ दोस्तों हैज़ ऑल्सो इंक्रीज सब्सटेंशियली। दैट मीन्स एक टन अगर मेटल का, एक टन अगर स्टील का प्रोडक्शन कंपनी ने किया तो उनका प्रॉफिट जो था, EBITDA जो था, जो FY18 में क्लोज टू 9,300 रुपीज़ था, वो अभी दोस्तों ऑलमोस्ट मोर देन डबल, दैट मीन्स 21,600 के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज हमने देखा, इंटरेस्ट कवरेज मतलब जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके सामने प्रॉफिट कितना है। तो अगर समझो इंटरेस्ट 1 रुपया है तो उसके सामने दोस्तों 11 रुपये 70 पैसा प्रॉफिट है, ये इसका मतलब है। ग्रॉस एंड नेट डेट, ये ब्लैक लाइन जो है वो नेट डेट की है और ये ग्रॉस डेट की है। दोनों हम लोग देख रहे हैं ग्रॉस एंड नेट। FY20 में पीक था मोर देन 1,15,000 करोड़, विच हैज़ कम डाउन टू नाउ 75,000 करोड़ ग्रॉस डेट। नेट डेट ऑल्सो सब्सटेंशियल रिडक्शन। अगर ये ऐसा ही सिचुएशन चलता रहा तो जैसा मैंने पहले बोला 2-3 साल में ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट, शेयर प्राइस का जो परफॉर्मेंस होता है स्टॉक मार्केट में, दैट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो खाया पिया पचा, उसका अभी आगे कुछ नहीं होगा। दैट इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड, दैट इज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द करंट मार्केट प्राइस। तो आगे क्या होने वाला है, तो आगे क्या होने वाला है वो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। तो अभी Q1 में क्या हो सकता है, फिगर्स तो हमने पहले स्लाइड में देखे, अभी उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन Q1 ऑफ FY23 दोस्तों, टाटा स्टील का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो 4.92 मिलियन टन्स है, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 6% ईयर ऑन ईयर। डिलीवरीज 4.06 मिलियन टन्स, लोअर बाय 2% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू मॉडरेशन इन एक्सपोर्ट। जैसा आपको मालूम है दोस्तों, गवर्नमेंट ने 15% से एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील बढ़ाया है। वो क्यों बढ़ाया है, बिकॉज अपना डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 15% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया। जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर भी गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया है, वैसे ही फॉर स्टील इंडस्ट्री ये 15% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है। जैसे ही दोस्तों ये 15% में कमी आएगा ना, जब भी गवर्नमेंट देखेगी कि डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस आर नाउ अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल, ये 15% जाएगा। दिस इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, ये टेम्पररी फिनोमिना है। ये 15% जब भी जैसे ही कम होगा, वी वुड सी अ सब्सटेंशियल जंप इन द शेयर प्राइस ऑफ टाटा स्टील, बिकॉज उतना उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों Q1 में ये 2% की जो कमी आई है ओवरऑल डिलीवरीज में, उसके बावजूद डोमेस्टिक डिलीवरीज कंपनी हैज़ रैम्प्ड अप। कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क है एंड जो एजाइल बिजनेस मॉडल है, उसके वजह से दोस्तों डोमेस्टिक डिलीवरीज जो है दैट हैज़ इंक्रीज बाय 5%। ओवरऑल 2% से नीचे आया है, दैट इज़ मेनली ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। 15% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा उसके वजह से, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाईज 5% से ऊपर चला गया है। दूसरा चीज़ है ऑटोमोटिव एंड स्पेशल प्रोडक्ट सेगमेंट डिलीवरीज, वो इंक्रीज़ हुआ है 22% से। ऑटोमोटिव के लिए जो स्पेशल प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कंपनी जितना स्पेशल प्रोडक्ट बनाएगी, कंपनी जितने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएगी, उतना कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो जो उनका जो स्पेशल प्रोडक्ट्स है उसमें 22% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ। दोस्तों Q1 में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, ये उसका एक छोटा सा ट्रेलर था। तो ये महीने के 25 तारीख को मतलब मंडे को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे होंगे,
मेरे हिसाब से सेल्स हम लोग देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा सब्सटेंशियल ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा नीचे भी नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो प्रॉफिट दोस्तों सब्सटेंशियली कम होते हुए हम लोग देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Q4। उसका एक मेन रीज़न ये क्या है दोस्तों, 15 तारीख को टाटा स्टील का जो दूसरा इंडियन अपना लिस्टेड कंपनी है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट्स ऑलरेडी दे हैव डिक्लेयर्ड, जिसमें उनको 330 करोड़ का लॉस उन्होंने Q1 के लिए डिक्लेयर किया है। तो वो कंपनी का रिजल्ट भी जब भी टाटा स्टील का रिजल्ट आएगा उसमें कंसोलिडेट होके आएगा। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट स्टैंड अलोन में टाटा स्टील को प्रॉफिट उनका सब्सटेंशियल दिखेगा, लेकिन जब भी कंसोलिडेशन होगा तो वो जो निगेटिव है Q1 का फॉर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, उसका इफेक्ट की वजह से दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी। चलिए कंक्लूजन्स के ऊपर जाते हैं। जिनके पास एग्जिस्टिंग टाटा स्टील का 52 वीक हाई वॉज क्लोज टू 1500 रुपीज़, आज क्लोज हुआ क्लोज टू 934 रुपीज़ में। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इन एंटिसिपेशन के मंडे को रिजल्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी पर्टिकुलरली इतने प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट बी इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन, तो वन कैन सी अ लिटिल डिप इन द प्राइस अप टू ₹900, थोड़ा 900 के नीचे भी जा सकता है। ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ द लोअर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स, दैट इज़ वाई रेवेन्यू विल कम डाउन स्लाइटली, प्रॉफिटेबिलिटी विल कम डाउन स्लाइटली। उसके वजह से मंडे को जब भी रिजल्ट्स आएंगे तभी थोड़ा सा प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस पे इफेक्ट आता है तो दैट शुड बी टेकन एज अ अपॉर्चुनिटी, एंड जिनके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो लोग थोड़ा सा उसको, वो लोग टाटा स्टील को ऐड कर सकते हैं। नया एंट्री अगर किसको करना है तो 930 के नीचे, 930 या 930 के नीचे अप टू 880 इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि मंडे को 15-20 रुपये से टाटा स्टील का प्राइस नीचे जा सकता है। अगर नीचे गया तो डेफिनेटली इट इज़ टाइम टू एक्यूमुलेट। अभी दोस्तों आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। 29 तारीख को दोस्तों टाटा स्टील का एक्स डेट है। टाटा स्टील इज़ गोइंग टू स्प्लिट द शेयर्स। अभी उनका शेयर 10 रुपये का है, वो 10 रुपये का शेयर दोस्तों आगे जाके 1 रुपया फेस वैल्यू का होगा। दैट मीन्स अगर किसी के पास अभी एक शेयर है तो उसको उसके एक शेयर के 10 शेयर होंगे। प्राइस ऑल्सो विल गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंगली ऑन 29th ऑफ दिस मंथ। लेकिन नॉर्मली दोस्तों जब ये स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो जो स्प्लिट के टाइम का जो रेट है उससे सीधा अभी ये 1/10 होगा। दैट मीन्स अगर स्प्लिट के टाइम 1000 रुपये का अगर समझो भाव है, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, तो 1000 रुपये का भाव मतलब 1000 रुपये का एक शेयर, तो 10 शेयर के लिए 100 रुपया। स्प्लिट होने के बाद जब भी वो दोबारा से लिस्ट होता है दोस्तों, तो वो 100 रुपये पे नहीं होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस फॉर गुड कंपनीज लाइक टाटा स्टील, ये जो लिस्टिंग होता है ना दोस्तों, वो नॉर्मली प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब मेरा मानना है कि अगर 1000 रुपये पे क्लोज हुआ तो वो 100 रुपये पे ओपन नहीं होगा, वो 100 रुपये से 105 या 110 पे ओपन होने का चांस है। उसके बाद नीचे आ सकता है, लेकिन जब भी ओपन होगा, जब भी 1 रुपये का शेयर लिस्ट होगा, दैट वुड बी एट अ प्रीमियम ऑफ 5 to 10%। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, टाटा स्टील का जो शेयर होल्डर्स के लिए जो फंड्स है, शेयर होल्डर्स के लिए फंड मीन्स इक्विटी एंड रिजर्व्स। इक्विटी तो उनका एकदम कम है, 1200 करोड़ का इक्विटी है खाली। लेकिन उसके सामने दोस्तों अगर हम लोग ये रिजर्व्स का अगर मूवमेंट देखेंगे तो मार्च 18 में 61,000 करोड़ का उनका दोस्तों रिजर्व था, शेयर होल्डर्स फंड था। दैट हैज़ इन 4-5 years हैज़ गॉन अप बाय मोर देन 100%, डबल से भी ज़्यादा हुआ है। एंड नाउ इट इज़ क्लोज टू 1,25,000 करोड़ रुपीज़ ये दोस्तों रिजर्व है। इक्विटी कितना है? इक्विटी है 1200 करोड़, उसके सामने रिजर्व्स है 125 करोड़। दैट मीन्स रिजर्व्स आर मोर बाय 125 टाइम्स द इक्विटी। मैं क्या हिंट कर रहा हूँ? मैं हिंट कर रहा हूँ दोस्तों कि ये स्प्लिट होने के बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कंपनी में कम अप विथ अ बोनस शेयर इशू। उनका जो पिछला बोनस आया था दोस्तों वो था इन 2004, वो था 1:2, मतलब 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस। तो वैसा ही बोनस आने का
चांसेस है, ऐसे मुझे लगता है। आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग, कंफर्म नहीं है, किधर भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन लुकिंग एट द इंक्रीज इन द रिजर्व्स एंड जो कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए जो कर रही है, जो स्टॉक स्प्लिट है ना दोस्तों, ये स्टॉक स्प्लिट होने से क्या होता है, मार्केट में जो लोगों का रीच है, मतलब अभी 1,000 रुपये का शेयर लेने वाले 10 लोग रहेंगे, तो जब भी 100 रुपया होगा, 100 रुपये से ऊपर मतलब 105, 110, तभी और 20-25 लोग आएंगे ये शेयर खरीदने के लिए। ये शेयर का जो रीच है, ये शेयर का जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उससे भी प्राइस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो शेयर होल्डर्स भी बढ़ेंगे, जैसे शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी विल कम अप विथ अ बोनस इशू। कभी आएगा, 1 साल 2 साल, कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बोनस इशू इज़ ऑल्सो इन पाइपलाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इसका 5.5% का एट द करंट मार्केट प्राइस उसका डिविडेंड यील्ड है। मतलब अगर किसी के पास एक शेयर है, 930 रुपये पर अगर किसी ने शेयर लिया है, एंड इफ़ कंपनी इज़ एबल टू मेंटेन द सेम डिविडेंड परसेंटेज, तो 50 रुपये का कंपनी का डिविडेंड है हर साल का, which is higher than the bank interest rate. तो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, इंक्रीज इन द रिजर्व्स, जो कंपनी का डेट रिडक्शन का प्लान है आगे के 2-3 साल में, एग्जिस्टिंग डेट जो एटलीस्ट है वो मेरे हिसाब से कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, स्टॉक का जो स्प्लिट होने वाला है, प्लस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, तो दैट इज़ वाई आई फील कि ये टाटा स्टील का जो शेयर है वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये शेयर हर एक के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। क्वांटिटी यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन योर अवेलेबल कैपिटल, बट आउट ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो आई वुड से 20 to 25% ऑफ द वैल्यू शुड बी इन शेयर्स लाइक टाटा स्टील। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मेरे एक नए सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट किया था कि टाटा स्टील का फंडामेंटल एनालिसिस आप कीजिए, तो वो सब्सक्राइबर के लिए दिस इज़ टाटा स्टील फंडामेंटल एनालिसिस फ्रॉम अकाउंटिंग बाय आपटे A+A। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।